अच्छा स्टूडेंट, अब जो हमारा नया टॉपिक है, बल्कि इस चैप्टर का सबसे आखिरी जो टॉपिक है वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडीज कहा जाता है इनको। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज वो होती हैं, या मतलब इट इज अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ये है एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स, अच्छा एलिमेंट्स किसे कहते हैं? एलिमेंट्स का मतलब होता है कि एक्सपीरियंस ऑफ इलनेस, बीमारी जो आप फील करते हैं वो एलिमेंट्स कहलाती हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स दैट मे बी ट्रांसफर थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ठीक है, दैट मे इन्फेक्ट थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ठीक है, कहने का मकसद ये कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान ट्रांसफर हो जाती है। मतलब अगर फर्ज करो कि मेल को है और फीमेल हेल्दी है, तो मेल से फीमेल को हो जाएगी। फीमेल को अगर बीमारी है और मेल हेल्दी है तो ये उसको वाइस वर्सा, मतलब ऐसे। और बास केसेस में ये उनके होने वाले नए जो बच्चे हैं उसमें भी ट्रांसमिट हो जाती है। तो इन्हीं किस्म की डिजीज को आज इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहली डिजीज जो आपकी बुक में दी गई है वो है गोनोरिया। गोनोरिया, ठीक है। अच्छा, गोनोरिया किसे कहते हैं? गोनोरिया ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, इसका कॉजेटिव एजेंट जो है ना वो एक बैक्टीरिया है, तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। अच्छा, इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो क्या है? इस बीमारी का जो कॉजेटिव एजेंट है उसका नाम है निसेरिया गोनोरी। निसेरिया गोनोरिया इसका नाम है। गोनो निसेरिया गोनोरिया, ये इस बैक्टीरिया का नाम है जिसकी वजह से बीमारी होती है। अच्छा, ये जो बैक्टीरिया है ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे अटैक करता है और उसी को अपना निशाना बनाता है, यानी ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है। हालांकि कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हम पढ़ेंगे आगे जाके केस में कि जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के ही बैक्टीरिया हैं, लेकिन वो अटैक दूसरे सिस्टम पे भी कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब गोनोरिया के कॉजेज क्या हैं? सबसे पहले कॉज डिस्कस करेंगे इसका कि इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं गोनोरिया के। गोनोरिया के जो कॉजेज हैं, जाहिर सी बात है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो ये थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट के फैलती है। ठीक है, सेक्सुअल कांटेक्ट जो ना इसका मेजर कॉज है ट्रांसमिशन का। अच्छा, इसके अलावा ये जेनाइटल एंड ओरल कांटेक्ट के थ्रू भी फैल जाती है। जेनाइटल एंड ओरल कांटेक्ट के थ्रू भी ये बीमारी फैल जाती है, यानी माउथ के जरिए से कोई चीज कांटेक्ट में आए ऐसी, या जेनाइटल मतलब रिप्रोडक्टिव या सेक्स ऑर्गन कांटेक्ट में आए तो उसके साथ भी फैल जाती है, एक अफेक्टेड पर्सन अनअफेक्टेड पर्सन के ऊपर। ठीक है, और जैसे ही इसके ऊपर ये फैलती है, इससे जो जो बॉडी के पार्ट अफेक्ट होते हैं उनमें है जेनाइटल ट्रैक्ट। जेनाइटल ट्रैक्ट के ऊपर अटैक करेगा ये अफेक्ट होंगे। ठीक है, और इसके अलावा माउथ, थ्रोट, रेक्टम, माउथ भी अफेक्ट हो जाता है। ठीक, इसके अलावा इससे थ्रोट भी अफेक्ट हो जाता है, इससे रेक्टम भी अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब ये सब कुछ तो हो गया, इसकी सिम्टम्स क्या हैं गोनोरिया की? मतलब अगर गोनोरिया किसी को हो गया है तो कैसे पता लगेगा कि गोनोरिया हो गया है? गोनोरिया की सिम्टम्स, निशानियां क्या हैं इस बीमारी की जिसके बेस पर आप इसको डायग्नोस करेंगे इस बीमारी को? सबसे पहली होगी कि यूरिनेशन के दौरान पेनफुल बर्निंग होती है, यानी जब पेशाब करते हैं तो उस दौरान बड़ी शदीद जलन होती है, फुल बर्निंग होगी। ठीक है, और कब होगी? जब यूरिन पास आउट होता है बॉडी से बाहर, क्योंकि इसमें सोर हो जाते हैं, छाले से हो जाते हैं इस वजह से। फिर उसमें क्या होता है कि जैसे ही जो
यूरिन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो यूरिन मुकम्मल हो जाने के बाद अ, इसमें से पस डिस्चार्जेस भी होती है, वेजाइनल डिस्चार्जेस भी होते हैं, पस या वेजाइनल डिस्चार्ज भी इसमें होगा, पस या वेजाइनल डिस्चार्जेस खासतौर पे फीमेल में होते हैं, तो इसलिए वेजाइना हमने मार्क करके लिखा है। इसमें पस या वेजाइनल डिस्चार्जेस भी होते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद और सिम्टम्स में इसके मेल के अंदर स्वेलिंग ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस स्वेलअप होना शुरू हो जाते हैं, स्वेलिंग ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस उसके सूज जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट होती है, बाउल मूवमेंट जो होती है, उसमें पेन होता है। और इसके अलावा रेक्टल इचिंग, रेक्टम के अंदर इचिंग शुरू हो जाती है, रेक्टल इचिंग, खारिश होना। ठीक है, रेक्टम के अंदर इचिंग शुरू हो जाती है। इसके अलावा सोर थ्रोट, हमने पढ़ा ना कि थ्रोट तक इन्फेक्शन फैल जाता है। सोर थ्रोट मतलब छाले निकल आते हैं गले में, और फिर उन सोर्स की वजह से स्वालोइंग का प्रोसेस भी डिफिकल्ट हो जाता है, सोर थ्रोट। और इस सोर थ्रोट की वजह से स्वालोइंग भी काफी डिफिकल्ट हो जाती है, निगलने का प्रोसेस काफी तकलीफ दे हो जाता है इससे। अच्छा, अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? अब चूंकि ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, तो बैक्टीरियल डिजीज होने की वजह से इसका एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट करना पड़ता है, और आमतौर पे इसका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो जाता है अनटिल एंड अनलेस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज डेवलप। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि बाद औक़ात पैथोजिन, जो एंटीबायोटिक आप उस पैथोजिन के ऊपर यूज कर रहे हैं, पैथोजिन उस एंटीबायोटिक को रेजिस्ट करना शुरू कर देता है, मतलब उसका कोई इस पे असर नहीं होता, उसको न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देता है। ये प्रोसेस इस वजह से इसमें होता है क्योंकि हमने लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना होता है। यानी आप अब बुक में पढ़ेंगे ना, तो इसमें लिखा होगा कि आपको प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, रिजिमेन, यानी रिजिमेन की टर्म इस्तेमाल की गई है। रिजिमेन का मतलब होता है मुकम्मल कोर्स करना पड़ता है जितना आपको बताया जाए। तो काफी लॉन्ग ड्यूरेशन तक एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट चलता है, जिसके बाद क्या होता है कि बाज़ औक़ात बीच में जो पैथोजिन है वो रेजिस्ट हो जाता है उस एंटीबायोटिक के खिलाफ, फिर आप कितनी भी मेडिसिन उसको दो, वो उसके ऊपर असर नहीं होता, फिर मजबूरन आपको ट्रीटमेंट चेंज करना पड़ता है। लेकिन ओवरऑल अगर सही टाइम पर डायग्नोसिस हो जाए तो इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, बआसानी आराम से इसका ट्रीटमेंट हो जाता है। दूसरी जो डिसऑर्डर है, एसटीडी है, वो है साइफिलिस। साइफिलिस, अच्छा, साइफिलिस भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, ये भी एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि बैक्टीरिया कॉज करता है, तो ये भी एक बैक्टीरियल इशू है, बैक्टीरियल डिजीज है ये। ठीक है। अच्छा, ये जो एक बैक्टीरियल डिजीज है, इसका जो बैक्टीरिया उसका नाम है ट्रिपोनिमा पैलिडम, ट्रिपोनेमा पैलिडम, ये इसका बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। ये जो बैक्टीरिया है इसका भी जो मतलब काज क्या है इसका भी, इसका फैलने का काज अगर हम देखें तो इसका इसका काज भी है सेक्सुअल कांटेक्ट, ठीक है, और सेक्सुअल कांटेक्ट के साथ साथ ओरल या जेनाइटल कांटेक्ट। सेक्सुअल कांटेक्ट का मतलब है कि कोई सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान ही ट्रांसमिट हो, और जेनाइटल ओरल कांटेक्ट का मतलब है कि या तो जेनाइटल ऑर्गन एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हो, या ओरली मतलब जेनाइटल ऑर्गन के साथ कोई ओरल कांटेक्ट आ जाए, तो फिर ये बैक्टीरिया जो है ना ट्रांसमिट हो जाएगा उसके अंदर। ठीक है। अब ये जो बैक्टीरिया है इसकी भी कुछ सिम्टम्स हैं। ठीक है, मतलब जब बीमारी होती है ये भी अपने कुछ सिम्टम शो करता है, और इसकी सिम्टम 3 स्टेजेस पर मतलब प्रोग्रेस करती हैं। सबसे पहले होती है इसकी प्राइमरी स्टेज, प्राइमरी स्टेज होती है इसमें। ठीक है, इस प्राइमरी स्टेज में होगा ये कि पेनफुल सोर डेवलप करते हैं इसमें, पेनफुल सोर्स डेवलप करते हैं अराउंड सेक्स ऑर्गन, और इस पेनफुल सोर को हम शंकरी कहते हैं, ये शंकरी पढ़ा जाता है, ये शंकरी कहलाते हैं। पेनफुल नहीं, पेनलेस सोर होगा, क्योंकि शंकरी पेनफुल नहीं होते,
पेनलेस होते हैं, तो इसको पेनलेस कर दें। पेनलेस सोर यानी जो जेनाइटल ऑर्गन है उसके चारों तरफ ये सोर सोर कहते हैं, छालों को सोर डेवलप कर जाते हैं, ये पेनलेस होते हैं, इसमें दर्द नहीं होता। ये इसकी पहली स्टेज होती है, शैंकरी इसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी सेकेंडरी स्टेज डेवलप करती है, ठीक है, सेकेंडरी स्टेज। इस सेकेंडरी स्टेज में ये बैक्टीरिया आहिस्ता 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 फैलता है, और फैलने के साथ साथ अब ये बॉडी के दूसरे पार्ट्स को भी अफेक्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है। और इन दूसरे पार्ट में जब अफेक्ट करता है तो फ्लू लाइक सिम्टम डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। इसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। सेकेंड स्टेज से पहले पहले ये सारा लेटेंट पीरियड कहलाता है इसका, ठीक है, लेटेंट पीरियड का हो, लेटेंट स्टेज का हो। अच्छा, लेटेंट पीरियड या लेटेंट स्टेज किसे कहते हैं कि कोई इंफेक्शन मौजूद हो लेकिन विदाउट मैनिफेस्टेशन, विदाउट मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन का मतलब पता अपने आप को एक्सप्रेस किए बगैर वो इन्फेक्शन मौजूद, मतलब सिम्टम ना है इसमें। ये जो लेटेंट स्टेज है इसमें अभी बैक्टीरिया मौजूद है, इन्फेक्शन मौजूद है, लेकिन सिम्टम प्रोड्यूस नहीं हो रहे, लेकिन इसके बावजूद भी ये ट्रांसमिट हो जाएगा नेक्स्ट स्टेज में। इसकी जो टर्शरी स्टेज है वो बड़ी खतरनाक होती है, मतलब टर्शरी स्टेज पर अब मामला थोड़े खराब हो जाएंगे। यहाँ पे लिखते हैं टर्शरी स्टेज, इसकी बड़ी डेंजरस होती है। टर्शरी स्टेज में हार्ट पे अटैक करेगा, इसकी सिम्टम आएंगी। ब्रेन यानी नर्वस सिस्टम पे अटैक करेगा, इसकी सिम्टम आएंगी। बोन पे अटैक करेगा और इसकी सिम्टम आना शुरू कर देती हैं। और आपके 3-4 सिस्टम अफेक्ट हो जाते हैं, मतलब 3-4 सिस्टम में अब एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो था ही, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अफेक्ट हुआ, फिर नर्वस सिस्टम भी अफेक्ट हो गया, स्केलेटल सिस्टम भी इससे अफेक्ट हो गया, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी इससे अफेक्ट हो गया। ये 3-4 सिस्टम अफेक्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है, नंबर ऑफ लीजन आ जाती हैं, बहुत ज्यादा सिम्टम आना शुरू कर देती हैं, और इस स्टेज पर बीमारी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती है। अब इसका कंट्रोल करना इतना आसान नहीं रहता, ठीक है। तो इसलिए ये बीमारी बड़ी जानलेवा खतरनाक साबित हो सकती है। ये थर्ड टर्शरी स्टेज से पहले, इससे पहले पहुंचने से पहले पहले ही इसका कुछ ना कुछ इलाज करना पड़ता है, वरना फिर इसका कंट्रोल थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इसका जो अगर मिसाल के तो अच्छा, इसमें चूंकि ब्रेन भी इन्वॉल्व है, नर्वस सिस्टम भी, तो न्यूरोलॉजिकल जो है ना वो प्रॉब्लम भी होना शुरू हो जाती हैं कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम के साथ साथ। अब इसका ट्रीटमेंट क्या करना होता है? इसका ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स, प्रोलॉन्ग यूज ऑफ एंटीबायोटिक करना पड़ता है, और उस एंटीबायोटिक के इस्तेमाल के बाद ही आप इससे बच सकते हैं। लेकिन ये भी वो कि जब आपको वक्त पे इसका मतलब डायग्नोस हो जाए तो फिर प्रॉपर्ली आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो प्रोलॉन्ग यूज ऑफ एंटीबायोटिक इज द ओनली ट्रीटमेंट। अब सबसे आखिरी जो बीमारी है वो है एड्स। एड्स डिस्कस करेंगे। एड्स, अच्छा, एड्स के बारे में हम लोग पहले टॉपिक एक क्लियर कर चुके हैं, इसे ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते। एड्स हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में जो वायरस वाला चैप्टर पढ़ा था, ए सेलुलर लाइफ, उसके अंदर एड्स हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। उसके लेक्चर मौजूद हैं तो आप उसमें देख सकते हैं। एड्स अगर आप जब भी देखें तो हम हमेशा एड्स को इसी तरीके से लिखते हैं जैसे आपके सामने लिखा हुआ है। वो इसलिए कि एड्स कोई नाम नहीं है, ये एक एब्रीवेशन है, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, ये एड्स का फुल फॉर्म है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अच्छा, ये जिस वायरस से होता है उसका, ये इसके बारे में सारी डिटेल आप देख सकते हैं, एक लेक्चर बनाया था हम लोगों ने वायरस वाले चैप्टर में, तो उसमें देख लीजिएगा। इस एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है ये होता है एक वायरस है जिसका नाम है एचआईवी। एचआईवी स्टैंड फॉर ह्यूमन इम्यून वायरस, ह्यूमन इम्यूनो या इम्यून वायरस, इम्यून वायरस, ह्यूमन इम्यून वायरस कहते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ह्यूमन इम्यून वायरस है, इस बीमारी के बारे में आपने सुना होगा कि ये ऐसा वायरस है जिसका इलाज नहीं है, और ये मतलब इसके बाद तो डेथ ही होती है, वरना और तो कुछ होगा नहीं। ऐसा इसमें क्या होता है? देखिए, हमारे बॉडी के अंदर एक सेल्स पाए जाते हैं जिनको कहते हैं टी हेल्पर सेल्स। टी
हेल्पर सेल्स, डिटेल से पढ़ चुके हैं इसको हम लोग, ठीक है। ये टी हेल्पर सेल हमने पढ़ा था, ये एक्टिवेट करते हैं अदर सेल्स को, एक्टिवेट अदर इम्यून सेल्स, ठीक है, इसको करते हैं। मैक्रोफेजिस भी शामिल हैं, टीसी सेल भी शामिल है, इसके बहुत सारे दूसरे टाइप के सेल शामिल होते हैं इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब इसका काम होता है आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करना, लेकिन ये जो HIV है, HIV अटैक ही इसके ऊपर करता है, ठीक है। जैसे ही HIV इसके ऊपर अटैक करता है, इसके मेटाबॉलिज्म को ये अपने लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। पूरा मेटाबॉलिज्म जो है ना इन सेल्स का, ये डिस्टर्ब करके अपने लिए यूज करना शुरू करेगा, मतलब इसको हैक कर लेगा पूरे के पूरे मेटाबॉलिज्म को ये वायरस। अब ये वायरस इसके मेटाबॉलिज्म को अपने लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिससे क्या होता है कि ये सेल बजाय खुद जो इसका फंक्शन परफॉर्म करना होता है वो करने के बजाय ये वायरस के लिए न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन सिंथेसाइज करना शुरू कर देता है। मतलब इस सेल की पूरी मशीनरी वायरस का न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन की सिंथेसिस में लग जाता है, जिसकी वजह से ये जो इसका काम है नहीं कर पाता, जिससे क्या होता है कि इम्यून सेल्स नेवर एक्टिवेट अगेन, इम्यून सेल्स नेवर एक्टिवेट, ये कभी एक्टिवेट नहीं होते। तो अब होगा ये कि पैथोजन आपकी बॉडी में जब इंटर होता है तो आपका इम्यून सिस्टम मुकम्मल तौर पर उसको रेस्पॉन्स नहीं कर पाता, जिससे क्या होता है कि जो भी पैथोजन बॉडी में इंटर होता है वो आपके अंदर बीमारी कॉज करता है, जिसकी वजह से आपको हर किस्म यानी हर किस्म की बीमारी हो जाती है, और इसी कंडीशन को हम कहते हैं एड्स। और फिर आपको सिम्टम याद है, हम लोगों ने पढ़ी होंगी, सिम्टम भी आप देख लीजिएगा, काफी सारी सिम्टम होती हैं इसके अंदर। अब एड्स की जो प्रॉब्लम है, इसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट भी बहुत है और मॉर्बिडिटी रेट भी बहुत है। मॉर्बिडिटी रेट किसे कहते हैं? मॉर्बिडिटी रेट कहा जाता है डिजीज्ड रेट, ठीक है। ये जो बीमारी की शरह, शरह या अमराज जिसे कहते हैं, वो मॉर्बिडिटी कहलाती है, मॉर्बिडिटी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं डिजीज रेट, डिजीज्ड रेट। शरह है अमराज, ये भी बहुत ज्यादा हो गई है शरह अमराज इसकी वजह से, और इसकी वजह से मोर्टेलिटी भी बहुत ज्यादा हो गई है, मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी कहते हैं हम लोग किसको? डेथ रेट को, शराय अमवात, ये भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये बीमारी आमतौर पे ऐसे लोगों मतलब ऐसे इलाकों में है जो कम तरक्की याफ्ता है, या जिन इलाकों में लोगों की एक्सेस जो है, पहुंच जो है वो तालीम तक नहीं है, हेल्थ केयर सर्विसेज तक नहीं है, रिसोर्सेज उनको अवेलेबल नहीं होते, उन इलाकों में ये बीमारी बहुत ज्यादा, इलाकों में खासतौर पे अफ्रीका के इलाके बहुत ज्यादा शामिल हैं, एशियन कंट्रीज इसमें शामिल है, ये बीमारी वहां पर तेजी से फैल रही है। इस बीमारी के जो कॉजेज हैं वो पता है कि सेक्सुअल कांटेक्ट जो है उनकी वजह से बीमारी फैलती है। तकरीबन 85% तक केसेस कहा जाता है कि उनमें सेक्सुअल कांटेक्ट शामिल होती हैं इसमें, ठीक है। और इस बीमारी की वजह से हर एज के, हर जेंडर के और हर ज्योग्राफिकल रीजन के लोग इक्वली अफेक्ट हो रहे हैं। अब ये जो प्रॉब्लम है इसको सिर्फ और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मतलब इसको आप लोग सिर्फ एहतियात के जरिए से ही इसको सेट कर सकते हैं, वरना इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। अब इसमें कौन सी एहतियात करनी पड़ती हैं ये उस लेक्चर में वायरस वाले में मौजूद है, आप उसमें देख लीजिएगा। और अब इसके साथ ही ये आपका रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के भी इंटी टेस्ट के तमाम टॉपिक्स यहाँ पर कंप्लीट हो गए।